पिछली क्लास में एक टॉपिक जो है वो समझा तो दिया गया था, आज उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये धान की खेती की एक नई विधि हमारे देश में अक्सर मानते हैं। तो राइस को आप डुबोए रखिए उसकी जड़ों को पानी में और अच्छी फसल होगी। पानी में डुबोए रखना हर जगह आसान नहीं होता, हर जगह इतना पानी नहीं बरस रहा। पंजाब में पानी बहुत ज्यादा नहीं बरसता है, लेकिन वहां के लोग ट्यूबवेल के द्वारा धान की खेती कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन पानी की वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो रही है। 1 किलोग्राम चावल उत्पन्न करने में 1 किलोग्राम सिर्फ उनको 2000 लीटर पानी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये तो पानी की बर्बादी है। तो इसी के लिए आपको बताया गया था कि एक समझ लीजिए खेत में एक उन्होंने मीटर लगा दिया है जो बताएगा खेत में पानी का लेवल कितना है, फिर कितना लेवल नीचे चला गया। जैसे वो ड्राई हो खेत, फिर से सिंचाई शुरू कर दो। तो समझाया तो आपको गया था, दिखाया भी गया था, लिख डालिए जरा उसको। alternate wetting and drying, alternate wetting and drying, alternate wetting and drying। लिखें, धान की सिंचाई की एक नई प्रणाली, a new method of irrigation of rice, एक नई प्रणाली जिसमें जल की बचत पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें जल की बचत पर विशेष जोर दिया गया है। in which saving of water is focused, saving of water is focused, जल की बचत पर विशेष जोर दिया गया है, ऐसा माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है कि धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। मोर वाटर इज नीडेड फॉर द राइस क्रॉपिंग, मोर वाटर इज नीडेड फॉर द राइस क्रॉपिंग, राइस क्रॉपिंग। परंतु AWD में, बट इन AWD में खेत को सिंचाई के बाद थोड़े समय के लिए सूखा छोड़ सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, यही खास बात है। खेत को सिंचाई के बाद थोड़े समय के लिए सूखा छोड़ सकते हैं, बट इन AWD farm is made dry after irrigation। इससे 15 से 40% जल की बचत होती है। इससे 15 से 40% जल की बचत होती है। ड्यू टू विच 15 to 40% वाटर इज सेव्ड, वाटर इज सेव्ड। इसके लिए
एक पारदर्शी पाइप का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपेरेंट, इससे पता चलता रहता है वाटर लेवल, ये बताया गया है। अंदर छेद होते हैं तो जल इसके सारे ऊपर तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे खेत सूखेगा जल नीचे जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि जल कितना नीचे पहुंच चुका है। इसमें एक पारदर्शी पाइप का प्रयोग करते हैं। A transparent pipe is used in it. पारदर्शी पाइप का प्रयोग करते हैं जिसमें नीचे की तरफ छेद कर दिया जाता है, जिसमें नीचे की तरह छेद कर दिया जाता है। In which pores are या holes are made on bottom। इसके द्वारा खेत का वाटर लेवल ज्ञात कर लिया जाता है। वाटर लेवल ऑफ फार्म इज आल्सो ऑब्जर्व। वाटर लेवल ज्ञात कर लिया जाता है, is also observed, ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें मीथेन उत्सर्जन की संभावना भी समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। मीथेन उत्सर्जन की संभावना भी कम हो जाती है। इमिशन ऑफ मीथेन इज आल्सो रिड्यूस्ड इन इट। असल में धान के खेत में जड़ों तक पूरी काई लगी रहती है, तो एक मार्सी, एक दलदली माहौल बन जाता है और ऐसे स्थानों से मीथेन निकलती है। जब आप इसमें कुछ समय के लिए खेत को सूखा छोड़ देते हैं तो वो काई जो है वो खत्म हो जाती है, मीथेन का उत्सर्जन भी रुक जाता है। लेकिन मुख्य चीज ये है, किसान इसको अपनाएगा तब जब उसको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, हमारे प्रोडक्शन पर भी कोई निगेटिव असर नहीं पड़ा है। ऐसे नहीं अपना लेगा। मीथेन और ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा पहले परिवार का पेट भरना जरूरी है। तो ये पिछली क्लास में आपको समझाया गया था, अब आपने लिख लिया। चलिए आज छोटे छोटे टॉपिक ही कवर करेंगे। पिछले साल भारत में 1200 लोग मरे हैं सीवेज गटर सफाई में, 1200, और इसमें सबसे ज्यादा 400 लोग तमिलनाडु में मरे। तमिलनाडु में एक पेरियार नाम का व्यक्ति था, वो दिन रात बस यही सब बातें किया करता था, लेकिन जब उसकी विचारधारा के हाथों में सत्ता आई, वो खुद कभी सत्ता में नहीं आया है, तो उस कंडीशन में कोई ऐसा काम उसने नहीं किया जिससे कि किसी को राहत प्राप्त हो कि भाई गटर सफाई में कम से कम इंसान को तो मत प्रयोग करो। और मुद्दा यही सब बना बना के पूरा नफरत का एक वातावरण उसने बना दिया था। तमिलनाडु में 400 लोग गटर सफाई से सिर्फ अकेले 1200 में से तमिलनाडु में मरे हैं। एक बार वो व्यक्ति काफी लंबे समय जीवित रहा, किनारे कर दिया गया था, लेकिन वायरस तो फैलाता ही रहता था। किसी ने कहा कभी ध्यान देते हैं दलितों की इस दशा पे, तो कहता उनको जरूरत से ज्यादा मिल गया है। ये उसका वाक्य था, क्योंकि वो खुद उस समुदाय से नहीं आया था। जैसे जब क्रिकेटर क्रिकेट चलाएगा तो अलग तरीके से चलाएगा, व्यापारी चलाएगा तो अलग तरीके से चलाएगा, जब शिक्षक शिक्षण संस्थान चलाएगा तो अलग तरीके से चलाएगा, व्यापारी चलाएगा तो अलग तरीके से चलाएगा। जब कोई सच्चा संत होगा वो धर्म का प्रचार करेगा तो धर्म का प्रचार करेगा, व्यापारी करेगा तो ठगेगा। हर जगह यही चीज है। तो वो कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई दलित समुदाय से आया था या दलितों की उसको चिंता थी कि उनके लिए ठोस कुछ कर लो, बेसिक कुछ काम ही कम से कम कर डालो जो कम से कम कुछ राहत दें। तो कहता उनको ज्यादा मिल चुका है। ये सब नेट पे कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कोई मुंह देखी नहीं बोल रहा हूं। तो भारत में केरल तमिलनाडु के जस्ट बगल में एक पहला राज्य बना है जिसने गटर सफाई के लिए एक मशीन
अब दावा तो उसने यही किया है, लेकिन आजकल के दावों पे भरोसा कम होता है, क्योंकि केरल कानपुर से बहुत दूर है। कानपुर में ये हो गया तो कानपुर के लिए भी हो सकता है केरल वाले सोचते हो, अरे देखो अगर आप परिचय बताएंगे वहां, अरे हम कानपुर से आए हैं, तो कहेंगे अरे वाह तुम तो स्मार्ट सिटी से आए हो, बड़ा अच्छा लगता होगा ना तुम्हें चारों तरफ। और एक रिकॉर्ड दिखाएगा 3 साल से तुम्हारे शहर में कूड़ा ही नहीं कहीं इकट्ठा होता है। वाह भाई वाह। तो आप बताएंगे कि हमारा शहर ही कूड़ा है। अब वह केरल में ये बात कही गई है, यहां कितनी सच है मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो कोई जाए केरल में देखे। लेकिन जो खबर दी गई है, केरल में हर गटर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपसे कोई पूछने आए कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 क्यों न कर दी जाए, आप साहब कहिए नहीं चाहिए, 100 और काटो, लेकिन गटर सफाई के लिए कम से कम हर वार्ड में एक मशीन तो जरूर दो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि गटर साफ करने के लिए एक व्यक्ति गटर में उतरा है, वो फोटो मैं नहीं दिखाऊंगा, दिखाने के बाद मन बड़ा खराब भी हो जाता है कि बताइए इंसान ही वो काम कर रहा है। हर वार्ड में एक मशीन दो, इंसान को कम से कम गटर सफाई में मत यूज करो, कुछ तो उसकी डिग्निटी बनाए रखो। तो एक मशीन बनाई गई जिसको बोलते हैं बैंडीकूट। ये नाम कहां से मिला? ये आपको देखने में चूहा लग रहा होगा, ये चूहा नहीं है, ये एक ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इन सब इलाकों में पाया जाने वाला एक जानवर है। इसमें इसका शरीर जरूर चूहे जैसा दिख रहा है, कुछ लक्षण कंगारू के भी है। इसके भी पेट में एक थैली होती है जहां अपने बच्चे को रख सकता है। तो मिट्टी बड़ी स्मार्टनेस से खोदता है, कुछ इसी से प्रेरित होकर एक मशीन बनाई गई है। केरल पहला राज्य है जो दावा कर रहा है कम से कम, क्योंकि अब हमें दावों पे भरोसा नहीं होता है, कायदे से हमारा दिमाग दुरुस्त हुआ है दावों को लेकर। जिसने कहा है कि उसने गटर सफाई में मनुष्य का प्रयोग करना बंद कर दिया है, अब वो यही मशीन यूज करता है। कानपुर में एक दिन ये केरल से उधार लेकर डेमो के रूप में लाई गई, बस बात खत्म। उस दिन फिर सारे चैनल चिल्लाएंगे, 4-4 पेज का ऐड देंगे, जरूरत पड़ने पर कहीं वो ऐड न्यूयॉर्क वगैरह में भी छपवाए। लेकिन किसी को दिखी क्या अपने मोहल्ले में कहीं? किसी को दिखे तो हाथ उठाए, किसी को नहीं। यही बैंडीकूट। अगर आपको वास्तव में समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के लिए कुछ करना है तो ये सब करने की कोशिश करिए, नौटंकी मत करिए उनके नाम से, है ना। कोरी नौटंकी से दिल भर चुका है, कुछ अच्छे कर्म कर डालिए। इसका खर्चा उतना नहीं आता है जितना आप संसद में एक सीट बढ़ाएंगे उसका साल भर का खर्चा आएगा। जितनी सीट आप बढ़ाने की सोच रहे हैं उतनी सीट से आपको भारत के हर शहरी क्षेत्र में कम से कम 10-10 बैंडीकूट मशीनें दी जा सकती। तो हमें वो दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं एक्सेस सांसदों की। वहां आप ही के बच्चे एडजस्ट होंगे, आम जनता से कोई नहीं आएगा। जो ये बड़ा उछलते हैं कार्यकर्ता सीट बढ़ने का, वो दरी बिछा रहे हैं, दरी ही बिछाते रह जाएंगे। नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये आप मत लिख दीजिएगा, टीचर समझाने के लिए बोल सकता है। आपकी भाषा हल्की सी जी हुजूरी वाला होना चाहिए, यस सर यस सर यस सर, क्योंकि वही करना होता है अधिकारी बन के। लेकिन टीचर समझाने के लिए समझा देगा कि असल में कानपुर में ही जैसे ले लीजिए, पूर्व सांसद अड़े पड़े थे ने मेरी बेटी को ही टिकट दो। साउथ में भी यही हुआ, मतलब अकबरपुर लोकसभा सीट। अब ये अपने बच्चों को एडजस्ट करा लेंगे, इसलिए लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि आपकी समस्याएं लोग ज्यादा समझेंगे और सांसद निधि का सारा पैसा सिर्फ बैंडीकूट खरीदने में ही दे दिया गया होता। 5 करोड़ सालाना आते हैं, अगर एक बार दे दिया गया होता तो शहर भर के हर गटर की सफाई मशीन से हो रही होती। तो चीजों को अगर आपको समझना है तो समझिएगा, अगर नहीं समझना नहीं बढ़ना ही चाहिए। खूब बढ़वाइए और खूब मजा लीजिए अच्छे दिनों का। जल्दी से 2-3 लाइन लिख लीजिए इस पर, लिखें। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल इज वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया
केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल इज वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने गटर और सीवेज की सफाई के लिए मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया है। मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया है, which has introduced machine for cleaning of manhole and sewer line। इस मशीन को बैंडीकूट कहा जाता है। दिस मशीन इज नोन एज बैंडीकूट, जो ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और अगल बगल के टापुई देश ओशिनिया कहलाते, जो ओशिनिया के एक प्राणी के नाम पर रखा गया है, विच इज नेम्ड in the name of a creature of Oceania, एक प्राणी के आधार पर रखा गया है। अंडरलाइन करना चाहे तो कर लीजिएगा। केरल में जेन रोबोटिक्स, जब आप लोग मेंस में रोबोटिक्स वाला चैप्टर पे क्वेश्चन लिखें तो इसकी चर्चा जरूर करिएगा। मेंस में पेपर 3 में रोबोटिक्स पर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये चर्चा जरूर करिएगा। केरल में जेन रोबोटिक्स नामक स्टार्टअप ने यह मशीनें उपलब्ध कराई है। दिस मशीन इज अवेल्ड बाय जेन रोबोटिक्स स्टार्टअप इन केरला। यह मशीन उपलब्ध कराई है। इसमें वाटरप्रूफ एचडी कैमरा, पहले उसके द्वारा अंदर सेंसर करेंगे मीथेन की एक्सेस क्वांटिटी कहाँ है, क्या है, कैसे है, कहाँ कितनी खतरनाक चीजें। आदमी तो गटर में ऐसे ही उतार दिया जाता है बिना अंदर की स्थिति को देखते हुए, और रोज खबरें आती हैं कि जहरीली गैस से मजदूर की मृत्यु हुई। अब आप कल्पना करिए, मान लेते हैं सामान्य मजदूर 500 ले रहा है, उसको 1000 दे दिया होगा। 1000 में कई घंटे उसकी जिंदगी कहाँ बीत रही है, अब कल्पना कर लीजिए। अब बातें बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती हैं इस देश में, तो लिख लीजिए जरा। इस मशीन में वाटरप्रूफ एचडी कैमरा और सेंसर का प्रयोग किया गया है। वाटरप्रूफ एचडी कैमरा एंड sensor are used in this machine का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा मेनहोल की जहरीली गैस का पता लगाया जाता है, थ्रू विच टॉक्सिक गैस ऑफ मेनहोल इज ऑब्जर्व्ड, पता लगाया जाता है। इस मशीन की कीमत 40 लाख रुपए। अब आप थोक में ऑर्डर करेंगे तो निस्संदेह कीमत कम करवा लेंगे आप। इस मशीन की कीमत 40 लाख रुपए है। प्राइस ऑफ दिस मशीन इज
40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस। हेडिंग डालिए, वन केस वन डाटा, वन केस वन डाटा। ये सुप्रीम कोर्ट की एक योजना है। उसने एक इनिशिएटिव पहल शुरू की है जिसके तहत एक क्लिक पर किसी को भी अपने सारे केस के विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी। डाटा के मामले में सुप्रीम कोर्ट कई रिफॉर्म कर चुका है, सिर्फ डाटा के क्षेत्र में। विचाराधीन कैदी, वो बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर, अभी उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जेल में है। वो आज तक कम न हुए, 4 लाख हैं, 4 लाख ही बने हुए। अब मान लेते हैं उस 4 लाख में 40,000, मैं कह रहा हूं 10% ही निर्दोष हुए और 2-3-4 साल जेल में रहे। नौकरी पेशा हो, स्टूडेंट हो, व्यवसायी हो, अपना पूरा करियर गंवा चुके होंगे, तब तक फिर से उनको सस्टेन करना बहुत कठिन हो जाएगा। उसमें कोई संख्या में कमी नहीं आई, वो एज इट इज बनी हुई है। हाँ, डाटा के मामले में कुछ कर दिया गया है कि आप भारत में कुल कितने केस चल रहे हैं, किस कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं, आपका अपना पर्टिकुलर केस क्या स्थिति में, इस तरीके के कुछ जो है कार्य किए गए। मैं आपको कई बार पहले भी दिखा चुका हूं, जो पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो एक साइट पूरी बनी हुई है, आप उसको अगर अभी खोलेंगे तो कितने केस, कितने साल पुराने केस, हाई कोर्ट में कितने केस, लोअर कोर्ट में कितने केस, ये पता चल जाता है। इससे हमें बहुत राहत नहीं होगी, थोड़ा इससे आगे बढ़िए, उनका समाधान करने की दिशा में बढ़िए, तब जाके कुछ फायदा होगा। प्रक्रिया को थोड़ा और सरल करने की कोशिश करिए, दोषियों को ज्यादा दंड मिले ये कोशिश करिए, तब जाके फायदा होगा। क्या नाम है जिससे आंकड़े सब पता चल जाते हैं? एक शब्द इसमें मिसिंग, इस डाटा ग्रिड का पूरा नाम बताएं। हाँ, आप इसको सिर्फ जो है NJDG करके भी डाल देंगे तो पूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। बार बार जब पॉलिटी पढ़ते तो मैं दिखाया भी करता हूं उसको। उसमें आप अगर कानपुर कोर्ट की भी स्थिति जानना चाहते हैं तो पता चल जाएगी। उसी का एक कदम आगे का रूप है ये, लेकिन ये बहुत बड़ा सुधार नहीं है। बहुत बड़ा सुधार है जब न्याय हो। तो 2 लाइन लिख लीजिए जरा, वन केस वन डाटा। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गई डिजिटल जुडिशियल इनिशिएटिव है। डिजिटल जुडिशियल इनिशिएटिव है। इसके तहत अकॉर्डिंग टू विच यूनिफाइड डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है। अकॉर्डिंग टू विच यूनिफाइड डिजिटल डाटाबेस इज प्रिपेयर्ड, जिसमें देश भर की अदालतों को जोड़ दिया गया है। इन विच all the courts of country are connected। इसके तहत प्रत्येक मुकदमे को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाएगी। एवरी केस इज गिवन अ यूनिक डिजिटल आईडी दी जाएगी। इसका क्या फायदा होगा? आप इसी केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ले जाना चाहते हैं, पूरी फाइल नहीं ले जानी पड़ेगी। हाई कोर्ट में बस वही आईडी बताइएगा, पूरी फाइल क्लिक करके निकल आएगी। तो कागज को मेंटेन करने की एक समस्या, मान लेते हैं कोई गरीब व्यक्ति है, कोई इतना नहीं समझदार है कि कागज मेंटेन करने की सारी चीजें वो समझ सके, तो सीधे उसकी फाइल हाई कोर्ट पहुंच जाएगी। इसके तहत निचली अदालत से ऊपरी अदालत में
ऊपरी अदालत में समस्त रिकॉर्ड खुद ही ट्रांसफर हो जाएंगे, समस्त रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे या स्थानांतरित हो जाएंगे। इन विच ऑल द रिकॉर्ड्स would be transferred from lower court to upper court, from lower court to upper court। इससे समस्त केस हिस्ट्री एक स्थान पर उपलब्ध होगी, समस्त केस हिस्ट्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। ऑल केस हिस्ट्री would be availed at same place through it। एक काम आप आज घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा, कुछ जानना हो अगर कोर्ट से। एक और योजना सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ शुरू की, इसको बोलते हैं सुसहाय, अच्छी सहायता। इस साइट पे आप जाएंगे, कुछ जानना चाहते हैं कैसे रिट दाखिल करें। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक घटना घटी, हमें दोनों पक्षों के को समझना होगा। इटावा का एक लड़का था, उसको अनावश्यक रूप से परेशान किया गया था, कई साल वो जेल में रहा था। यहां वो पीड़ित थे, निश्चित तौर पे पीड़ित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर जो भी बात हो वहां जाके उसने गलती कर दी। वहां जाने के बाद उसकी भाषा बिगड़ गई और गाली गलौज करने लगा, जजेज को ऑर्डर ऐसा देने लगा कि मैं आपको ऑर्डर देता हूं। यही गड़बड़ कर दिया उसने। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं, हमें उससे सहानुभूति है, उसने बहुत सहा है, लेकिन अब उसके ऊपर कल से जो है तमाम प्रकार की कार्रवाइयां शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को पीछे करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे शासन आ जाएगा, लेकिन उसकी भी जरा मजबूरी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हमें उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? या बहुत अधिक होता। अब परेशान व्यक्ति को एक आदमी आत्महत्या का प्रयास करते हुए असफल हुआ, पकड़ा गया, कोर्ट ने फिर मुकदमा चला दिया। अरे इतना परेशान होगा, कोई आत्महत्या करने जा रहा है और तुम फिर मुकदमा चला रहे हो, आत्महत्या क्यों कर रहे? राहत दो भैया, जिस चीज से वो परेशान था। अब अगर उसके साथ आप फिर वही हरकत करोगे, 4 साल जेल में बिता के आया है, कुछ थोड़ी बहुत सजा दे देते। इसके लिए साफ सफाई, पेड़ लगवाना, ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं कि ठीक है तुम इतने पेड़ लगाओ, इनकी रक्षा करो या यहाँ सफाई करो, तो ये सब काम कुछ कराए जा सकते हैं। उस आदमी को आप फिर परेशान करोगे, फिर उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करोगे। 4 सालों निर्दोष रह के आया है और एक पुलिस अधिकारी ने खुन्नस-वश उसको फंसाया था। तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों पे भी देखना होगा ना। अब कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले खुद ही लोग दायर कर लेते थे, लेकिन बाद में बाढ़ बढ़ने लगी, एक ढंग से लोग नाम कमाने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया, अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील के थ्रू ही फाइल की जाएगी। यानी अब आम आदमी कितनी बड़ी समस्या हो, खुद फाइल नहीं करेगा, वकील करेगा, संख्या कंट्रोल करे। सुप्रीम कोर्ट के वकील निश्चित संख्या में बहुत हाई फीस लेते हैं, तो एक बड़ी समस्या तो आ ही जाएगी। इस आदमी को अलाउ किया गया था, जबकि अभी सिर्फ लॉ स्टूडेंट था, अभी वकील बना भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट का वकील अदालती भाषा में उतना बड़ा पद हो जाता है, वहां वकील बनना जैसे समझ लीजिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और वो सफल करें, उसमें सफल हो आप। तो अब इसने जो कर दिया है, सिर्फ स्टूडेंट था, इस आधार पे इसको कह दिया जाए अच्छा रख दो अपना पक्ष, ये देख तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हो, रत्न रख दो अपना पक्ष। और उसने गाली गलौज कर दी। गाली गलौज नहीं करना चाहिए था, मैं ऑर्डर देता हूं ये भी नहीं बोलना चाहिए था, बस इतना बताना चाहिए था। एक बड़े मानवीय तरीके से परेशान बहुत रहा होगा निश्चित तौर पर कि इतनी बड़ी अदालत है और मुझे क्या राहत मिली, और मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे पीड़ित थे, आप लोग कुछ करिए।
और इतना कह के अगर वो बैठ जाता तो शायद ज्यादा सीरियसली इसको लिया जाता। तो अब आप पता करिए कि कैसे कोर्ट से कैसे कैसे किस किस मुद्दे पे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सुसहाय शुरू किया गया, याद रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। आज इसको ट्राई करिएगा, जाके कोई क्वेश्चन जानना हो तो इसको जान सकते हैं। बाकी लिख लीजिए पहले 1-2 लाइन, तब बात करेंगे। सुसहाय, इसमें आपको रोबोट उत्तर देगा। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे ट्राई करके बताइएगा। मेंस वाले बच्चे और सिविल वाले बच्चे जरूर बताएं कि सर हमने ट्राई किया था। जेन्युइन प्रश्न पूछिएगा, उलझुल हरकत मत पूछिएगा। सुप्रीम कोर्ट है, उससे खिलवाड़ नहीं की जाती। अच्छे अच्छों को 2 मिनट में लाइन में ला देता है, जब ठीक ठाक जज निकल ही आता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, पूरे देश के 10 लाख वकीलों की संस्था के अध्यक्ष थे। वकील बड़ो ताकतवर सिविल सोसाइटी मानी जाती। वकीलों के समुदाय को सिविल सोसाइटी कहते हैं। जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं 10,000 वकील, जैसे कानपुर बार एसोसिएशन के, तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और वो 10 लाख वकीलों के हेड थे। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट के जज से जरा ऊंची आवाज में बोल गए थे। आप देखिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगी सूचना। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा यही इनका वकालत का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। अब इतने साल तक ये कोई वकालत नहीं कर पाएंगे। किसी वकील ने पूरे देश में कहीं हड़ताल नहीं की, तो सब चुप बैठ गए और उनको तुरंत बाहर निकाल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बस मर्यादा के साथ कोई प्रश्न पूछना हो, चैटबॉट उत्तर देगा। पूछिए, साइट पे जाइए, जानकारी बढ़ानी हो तो बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लिखें सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट है। सुसहाय एआई ऑपरेटेड चैटबॉट, चैटबॉट संचालित चैटबॉट है। कुछ चैटबॉट तो ऐसे बनाएगा वो एक ही लाइन बोलते हैं बार बार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता। फिर आप बताओ भाई हमारे यहाँ ये दिक्कत है, आपने कहा इस नंबर पे संपर्क करो इसलिए फोन किया, अभी आपने बताया नहीं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। वो अपना ही रागमाला आलापे पड़ा है। तो आप पता कर लीजिए कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहा है। तो आप चुपचाप बस काट दीजिएगा, आप शब्द मत बोलिए, ये रिकॉर्ड कर लेगा। वो आपको खिजा रहा है ये नहीं कोई काउंट करेगा। आपने कुछ अपशब्द बोला, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। लिख लीजिए जरा। इसे सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के साथ जोड़ा गया है। इट इज कनेक्टेड टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके द्वारा निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। थ्रू विच following facts could be acknowledged। कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस, केस स्टेटस, कोर्ट द्वारा उपलब्ध सेवाएं, सर्विसेज अवेल्ड बाय कोर्ट, कोर्ट द्वारा उपलब्ध सेवाएं। इसे अब ये अंडरलाइन में नहीं बोलूंगा, सीरियस बच्चे ही आते हैं करंट के दिन, वो सब समझते हैं कि एक एक चीज अंडरलाइन होती। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप पेपर जब देखते होंगे तो ये नमामि गंगा कौन चला रहा है ऐसे करते हुए पूछते हैं, पल्स पोलियो किसके द्वारा चलाया गया, तो संस्था का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिख लीजिए जरा। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये अधिकृत साइट मानी जाती है बच्चों। जहां कहीं भी आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं ना, अगर एनआईसी की साइट है वो ऑफिशियल है, उसको आप कहीं यूज कर सकते हैं। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट
रजिस्ट्रार के सहयोग से तैयार किया है। इट इज ड्राफ्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर with help of Supreme Court registrar, with help of Supreme Court registrar। ठीक, ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। मेंस वाले बच्चे न्यायिक सुधार वाले पोर्शन में इसको जोड़ लेंगे। अब आज ये जरा एक चीज को देखें, ये सुन के आपको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। पिछले दिन में ये आइलैंड बड़ा चर्चा में रहा। ये मॉरिशस के पास है, आपको तो मालूम ही है। मॉरिशस है तो अफ्रीका का छोटा सा देश, लेकिन वहां की 70% आबादी भारतीय मूल की है। वहां के राष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह हमेशा भारतीय मूल के ही बनते हैं। आप जो भाषा यहां बोल रहे हैं सेम वही भाषा वहां बोल लीजिए, कोई आपसे अपरिचितपन का आभास नहीं कराएगा। आजकल ये क्षेत्र बड़ा चर्चा में, ये ब्रिटेन के पास रहा मॉरिशस, और ब्रिटेन ने बाद में 1970 के आसपास इसको आजाद कर दिया। कुछ टापू इसके फिर भी दबा लिए, नहीं दिया, जिसमें एक चागोश, ढेर सारे वहां कोरल रीफ्स हैं, मूंगे की चट्टानें। उसी का एक हिस्सा डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया में अमेरिका का 7वां बेड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले तक जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था ब्रिटेन इस मामले में। उसने कह दिया था कि चागोस हम मॉरिशस को देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में मॉरिशस ने प्रस्ताव रखा था, भारत ने डटकर मॉरिशस का साथ दिया था। मॉरिशस को हम बड़ा करीब रखते हैं और मॉरिशस का एक वोट हमारे लिए पक्का होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बात आएगी तो हमारे ही पक्ष में वोट डालता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस ट्रंप ने जब उल जलूल की धमकियां देनी शुरू की, ब्रिटेन को भी दी, और स्पेन से तो उलझा ही हुआ है, वो यूरोप के हर देश से उलझा पड़ा है। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सुबह सुबह पागल आदमी क्या बात करें। लेकिन जब इस तरीके की रोज होने लगी तो ब्रिटेन ने अचानक अपना पुराना वाला स्टैंड पीछे कर लिया। अब उसने चागोस को मॉरिशस को देने वाले कदम से जो है अपने आप को पीछे कर लिया। अब सब कुछ तय था, अचानक तुमने क्यों किया? अमेरिका कहता था, शायद आपको वहां से दिख रहा होगा, ये मॉरिशस का हिस्सा होना चाहिए था इसको। डिएगो गार्सिया यही अमेरिका का 7th फ्लीट है, यहां करीब 1 लाख नौसैनिक तैनात रखता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर वारशिप, उनकी सहायता के लिए ढेर सारे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और सारी चीजें। ये बड़ा ताकतवर माना जाता है। मतलब अकेले डिएगो गार्सिया किसी ठीक ठाक देश से लंबी लड़ाई लड़ सकता है। अमेरिका का 7th फ्लीट कितना मजबूत है। तो ये कहा गया था कि चागोस आप मॉरिशस को दे दो, डिएगो गार्सिया अमेरिका के पास बना रहे। ब्रिटेन ने कहा हाँ। अब अचानक उसने चागोस वाले मुद्दे पर भी कदम पीछे खींच लिए। इसी बीच भारत ने एक अच्छा कदम उठाया, ये जरा ध्यान से देखेंगे। मॉरिशस के पास ही मेडागास्कर के निकट, मॉरिशस से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर अगालेगा आइसलैंड है। अगालेगा आइसलैंड, भारत ने वहां एक रनवे तैयार किया है अपना, जहां लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकता है, जहां अपने शिप वगैरह भी उतारे जा सकते। अब आप समझ ही रहे हैं कि ब्रिटेन या यूएसए ये सब नहीं चाहते हैं आप ज्यादा कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन भारत ने इंदिरा गांधी के शासनकाल से ही कुछ ऐसे कदम उठाए थे जो आपको हिंद महासागर में मजबूत करते थे। सेशल्स की आर्मी को भारत ट्रेनिंग दे रहा है लंबे दशकों से, और यहां हमारी कुछ सेना बनी रहती। ये कहां काम आती है? जैसे ही हमारे शिप ऐसे जाते हैं ना और रेड सी की ओर बढ़ते हैं ऐसे, तो ये जिम्मेदारी भारत और चीन ने मिलकर उठा रखी है। एक बार चीन की कैनवाई पीछे पीछे चलेगी, वो आगे आगे,
ये क्या होती है कैन भाई? तो यहाँ लड़ाकू जहाज और सॉरी शिप, पानी के जहाज और इस तरीके की चीजें आगे और पीछे जाके पार निकलवाएंगे। दूसरी बार भारत करेगा। ये कई दशकों से सिस्टम चल रहा है। अमेरिका ने यूरोप के देशों के लिए अपना सिस्टम यहां बना रखा है, तो डिएगो गार्सिया से भेज देता है। ऐसे ही रेड सी से पार करते हैं इसी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में सेशल्स में चीन की भी सेना रहती है और भारत भी सेना को उनकी ट्रेनिंग देती है। मॉरिशस में हमारे अच्छे रिश्ते रहते हैं। यहां जब हमने एक रनवे वगैरह तैयार किया है तो चीन को भी आपत्ति है। भारत को खुद घेर रहा है पूरे हिंद महासागर में। यहां उसने एक टापू म्यांमार से लेकर कोको आइलैंड, वहां अपने परमाणु अस्त्र तैनात कर रखे। कराची और ग्वादर यहां लेकर अपने अड्डे बना रखे हैं। उससे उसको कोई अड़चन उसमें नहीं दिख रही है। लेकिन भारत अगर यहां कोई कदम आगे बढ़ाता है तो कहता है ये आप आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि भारत की ये पॉलिसी 90 के दशक से ही तय हो गई थी कि अगर ये हमको ऐसे घेरेगा तो हम भी इसको उत्तर कुछ ऐसे ही देंगे। अब इस पे आप नजर रखिएगा जरा, अगालेगा वाले मुद्दे। हमने ये प्रयास थोड़ा अफगानिस्तान में भी किया था, तालिबान के पहले वाली सरकार में। जब तालिबान आ गई तो हमारे सारे प्रयासों पे पानी फिर गया। अब तालिबान की ये वाली सरकार जो बनी है वो थोड़ा अच्छे से रिश्ते भारत से रख रही, क्योंकि पाकिस्तान से उसके संबंध खराब है। अब हमें देखना होगा कि जितना हमने काम किया था अफगानिस्तान में उस पर ये सरकार क्या रुख अपनाती। अगर वो अच्छा रुख अपनाती और कह देती भैया जो हॉस्पिटल आपने बनाया था, जो ये सड़क बनवाई थी, जो एक डैम बनवाया था, फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं, सलमा बांध से फ्रेंडशिप डैम का नाम कर दिया गया, अब आप ही ऑपरेट करो, हमारे आपके रिश्ते अच्छे होंगे, तब तो फायदा हुआ। नहीं तो तालिबान के आने का हमको कोई फायदा फिर नहीं होगा। वैसे ही अब यहां देखते हैं क्या होगा। मॉरिशस से सन 70 से हमारे जो मजबूत रिश्ते हैं उसका कितना फायदा हम उठा पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई दबाव हो। जैसे ईरान में हमने चाबहार बंदरगाह विकसित तो कर लिया, काफी पैसा लगा दिया। अमेरिका ने झटके से हमसे ये सब छीन लिया। नहीं तो हमें सोच रहे थे कि चाबहार से ऐसे अफगानिस्तान होते सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे। हमको यहां से ढेर सारी गैस, पेट्रोल और मास्को तक का एक्सेस मिल जाएगा, तो यूरोप के देशों को हम इस रास्ते से सामान बेच सकेंगे। तो ये रेड सी पे जो बवाल है उससे हम बच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसको खूब नजर रखिएगा। चलिए कुछ लाइन इस पर लिख लीजिए। लिखें, अगालेगा आइसलैंड, अगालेगा आइसलैंड। यह मॉरिशस का एक द्वीप समूह है। इट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस का एक द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, जहां भारत ने बुनियादी ढांचे से संबंधित कुछ कार्य किए। वेयर इंडिया हैज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कार्य किए। भारत ने यहां एयर स्ट्रिप, एक छोटी सी हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप और डीप सी जेट्टी, डीप सी जेट्टी का निर्माण किया। इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड एन एयर स्ट्रिप एंड डीप सी जेट्टी। जेट्टी ऐसा होता है जैसे मैं मान लीजिए यहां स्थल खंड पे हूं, ये समुद्र है, तो ऐसे ही एक पुल जैसा बना देंगे थोड़ा गहराई तक,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहाज यहां तक किनारे तक आ जाए, ज्यादा पानी नहीं है, तो जहां थोड़ी गहराई है वहां तक लेके चले जाते हैं इसको, और वहीं कोई शिप स्टीमर वगैरह सारा सामान यहां से जो गया लोड अनलोड कर लेगा। ये जेट्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कार्गो शिपिंग के मामले में बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है, इसी को जेट्टी कहते हैं। अब कोई बड़ा शिप है, उसके लिए कोस्ट तक आना संभव नहीं था, उसको ज्यादा पानी चाहिए, तो आप ही थोड़ा गहराई तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए। अब शिप यहीं से, स्टीपर यहीं से अंदर तक चला जाएगा। मुंबई के विषय मैंने आपको बताया था कुछ, एक जेट्टी वाली बात करंट की क्लास में, और कोई क्लास मेंस की रही होगी जिसपे उस टॉपिक की चर्चा हुई थी। तो ये जेट्टी बड़ी उपयोगी चीज होती है। आगे लिखें, मॉरिशस हिंद महासागर का एक संवेदनशील देश है या क्षेत्र है। मॉरिशस इज सेंसिटिव रीजन ऑफ इंडियन ओशन। इसके द्वारा अटलांटिक से हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले या अटलांटिक से हिंद महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग को नियंत्रित किया जा सकता है। थ्रू विच सी रूट which connects Atlantic to Indian Ocean could be controlled. चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के द्वारा इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ा रहा है। चाइना is interfering this region through string of pearl strategy। भारत ने अगालेगा का प्रयोग समुद्री डाकुओं पर नियंत्रण। इंडिया हैज डेवलप्ड अगालेगा टू चेक पायरेट्स नशीली दवाओं की तस्करी पर लगाम लगाने as well to check the ड्रग्स, अवैध शिकार रोकने टू चेक इलीगल हंटिंग तथा स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी सुधारने के उद्देश्य किया है। स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी सुधारने के उद्देश्य किया है एज वेल टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऑफ लोकल पीपुल, सुधारने के उद्देश्य किया है। अगली चीज, ये पूछने की संभावना और ज्यादा है। हेडिंग डालिए मिशन दृष्टि, नजर रखना। आजकल हमारे यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई प्राइवेट कंपनियां स्टार्टअप के रूप में आई हैं। उन्हीं में एक स्पेस टेक उसी ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है
पृथ्वी पर नजर रखने के उद्देश्य से ये काम उसने यूएसए के सहयोग से किया है। भारत में अभी तक ये सारे सैटेलाइट ये सब इसरो द्वारा ही लॉन्च किए जाते थे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई गई हैं कि इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कितना पूरा हो पाएगा। इसरो आजकल अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। कल सुबह तक 100 और शाम तक 120 लोग इसरो छोड़ चुके हैं। अब क्यों छोड़ रहे हैं? उनमें से कुछ गगनयान से जुड़े थे, कुछ चंद्रयान 3 से जुड़े थे। अब ऐसी क्या बात है भाई कि आप छोड़ रहे हैं? अब देखते हैं कि उनकी कोई चिंता करता है, उनसे बात करता है, उनकी नाराजगी दूर करता है या नहीं, या वो कोई सुगुफा उनके लिए भी तैयार होगा। वो एक बात की बात है। पहले आप इसको लिख डालिए। मिशन दृष्टि यह है स्पेस टेक कंपनी द्वारा, स्पेस टेक कंपनी गैलेक्स आई स्पेस द्वारा प्रारंभ किया गया एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा गया। एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, छोड़ा गया। इट इज एन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट launched by Galaxy Space, और स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी। यह कंपनी बंगलुरु की है। दिस कंपनी इज ऑफ बेंगलुरु। इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स, ये अमेरिका के सभी जानते हैं, स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया है। इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। इसरो से तो कई गुना बड़ी, नासा से 3 गुना बड़ी कंपनी हो चुकी। अब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा नहीं रह गई है, उससे 3 गुना बड़ी एलन मस्क की स्पेस एक्स हो चुकी है। ध्यान रखिएगा। अब पूरी दुनिया अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए उसका प्रयोग कर रही है, और तो और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए उसके रॉकेट का प्रयोग किया जा रहा है। आगे लिखें। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया। जो एकदम नए हो, जिन्होंने अभी कोई क्लास ज्यादा न पढ़ी हो यहां, तो ध्यान रखेंगे। ये रॉकेट होता है, इसके ऊपर एक बॉक्स में यहां सैटेलाइट रख दिया जाता है, और ये रॉकेट इसको जहां आप कहेंगे छोड़ के लौट आएगा। ये रॉकेट है अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी का, और ये ऊपर का सैटेलाइट है भारत की एक निजी कंपनी का। यही कुल मिला के बताने का उद्देश्य है। आगे लिखें। इस सैटेलाइट में ऑप्टिकल कैमरे का प्रयोग किया गया है। इन दिस सैटेलाइट ऑप्टिकल कैमरा इज यूज्ड। इसी के साथ साथ राडार का भी प्रयोग किया गया। along with it radar is also used। इन दोनों को ऑप्टो सर के नाम से जाना जाता है। ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल कैमरा, SAR मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार।
इन दोनों को ऑप्टोसर तकनीक के नाम से जाना जाता है। मिला के शब्द लिखिएगा, बोथ आर नोन एज ऑप्टोसर टेक्नोलॉजी। ऑप्टोसर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इससे यह बादल और रात में भी समान क्षमता के साथ कार्य करता है, ड्यू टू विच इट्स efficiency is same even in clouds and nights. Even in cloud and night. इसके सारे आंकड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा व्याख्यायित किए जाते हैं। ऑल द डाटा आर इंटरप्रेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका वजन मात्र 190 किलोग्राम है। इट्स वेट इज just 190 kg। इसका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाएगा। It would be used in following factors। इसका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाएगा। नंबर 1, सीमा पर नजर रखना, बॉर्डर पे कब क्या घुसपैठ और ऐसी गतिविधि हो रही है। टू मॉनिटर द बाउंड्री लाइन, सीमा पर नजर रखना। आपदा प्रबंधन, कहाँ कैसी बाढ़ है, चक्रवात है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। फसलों और कृषि भूमि की जांच करना। मॉनिटर क्रॉप एंड एग्रीकल्चरल लैंड। क्रॉप एंड एग्रीकल्चरल लैंड की जांच करना। एक दिक्कत ये आ गई कि जैसे इसको स्थापित किया गया, एक सोलर तूफान की चपेट में ही आ गया है, तो इसके कुछ अंग खराब हो गए हैं। अब उसको ठीक कर लिया जाएगा तो जो भी इसकी इफिशियंसी है वो आपको दिखेगी। अब इसमें किस संस्था ने बनाया, क्या नाम है, क्या खासियत है, कहां से छोड़ा गया, ये सारी चीजें तैयार करके यूपीएससी का एक क्वेश्चन बनेगा। अगर यूपीपीसीएस भी पिछले से पिछले साल वाले पैटर्न पर आ गया तो 4 लाइन का एक क्वेश्चन उसने बनाया था, 4 पॉइंट दिए थे, उसमें से 1-2 गलत भी हो सकते थे, वही निकालना था, तो अच्छा पेपर वो बन गया था। तो उस स्तर पर बाकी जो वनडे एग्जाम है, इनमें कोई भी एक लाइन उस एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाएगी। तैयार करिए इसको।